देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम देखने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम कई सारी बातें पढ़ेंगे, जैसे क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, डेफिनेशन, यूनिट क्या होती है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप जाने पर, है ना, क्या होता है डाउन द ग्रुप जाने पे, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इस पर इफेक्ट डालते हैं। और इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन बोर्ड के हों चाहे इंजीनियरिंग या मेडिकल के हों, वो सब क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ना। तो एक एक करके इसको देखेंगे। आप देखिए, तो हेडिंग डाल दीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आपके पास एक एटम, ये इसका न्यूक्लियस है जिस पर चार्ज होता है Z, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जितना ज्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में तकलीफ होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? ये होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एनर्जी चाहिए तो एंडोथर्मिक, रिलीज हो जाए तो एक्सोथर्मिक, है ना। जानते हैं इसका डेल एच क्या होता है? पॉजिटिव। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, है ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट कह लो या वैलेंस बोल लो, शेल। वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना, कैसा होना चाहिए? ऑफ एन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स अकेला, सबसे अलग, न्यूट्रल होना चाहिए, है ना, या गैसियस एटम होना। अब जो चीज अकेली होगी वो गैसियस तो होगी। अगर सब मॉल एटम आ गए, जुड़ गए आपस में, तो वो चीज सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। पर आपको एक इलेक्ट्रॉन, इसको एटम को अलग से ले लेना है, आइसोलेटेड, और उस पर कंसीडर करना है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब अकेला, है ना। और गैसियस तो होगा ही जब अकेला है, अगर कंबाइंड में होता तो सॉलिड हो जाता। तो ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें आपको मालूम है एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए एंडोथर्मिक। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला होता है, या आप इसमें प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओ। अब Q1 Q2 क्या है? किसी को भी Q1 मान लो, किसी को भी Q2। तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज Ze, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर, और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो जब भी दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन। अब सोचिए, जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन हो रहा होगा इन दोनों में, उतना इस इलेक्ट्रॉन को अलग करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। वो फैक्टर्स में पढ़ लेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी से जुड़ा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेड के क्या है? डायरेक्टली, मतलब न्यूक्लियर चार्ज के, और रेडियस के क्या है? साइज के क्या है? इनवर्सली। एक ही बार में सब फैक्टर निकल आए, अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब आता है इसकी यूनिट क्या है।
यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब एक एटम में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया उसमें कितनी एनर्जी लगी, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया जाता है। या कई बुक्स में किलो जूल पर मोल भी ले लिया जाता है। एक मोल एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कितनी एनर्जी लगी। और ये आप जानते ही एक इलेक्ट्रॉन पर एटम ये होता है 96 किलो जूल पर मोल। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो वो इतना होता है। ये सब बातें ध्यान रखनी है ना। तो यूनिट इसकी जो है या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है या किलो जूल पर एटम। लिख लीजिएगा इसको। हो गया क्लियर। तो आपने देखा जैसे आपके पास कोई मेटल है, आप में से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिए, तो अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। आप चाह रहे हो इसे अलग कर दें, है ना। जैसे दो दोस्त हैं और उनमें अट्रैक्शन है दोस्ती है, और आप चाहते हो उसमें से एक को मैं अलग कर दूं, तो आप आसानी से अलग नहीं कर पाएंगे, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी तो दोनों अलग होंगे। तो आप एनर्जी लगा रहे हैं, इसका मतलब डेल एच जो है वो पॉजिटिव होगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद मान लो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना पड़ा, तो उसको कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। उसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है, जैसे एक मेटल, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, इसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन, जो एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है। और मान लो इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, इसको कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन। इसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिए, इसको कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन। अगर मेटल एक ही है तो ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड वाले के लिए, इस वाले के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज्यादा होगी सेकंड वाले से। क्योंकि आप बताइए अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, है ना, जैसे आप ये सोचो एक माँ है, उसके चार लड़के हैं, तो वो प्रेम उसका चार लोगों में बटा हुआ है ना? ये माँ है पॉजिटिव, और ये बच्चे उसके चार है ना। ये माँ है और ये उसके चार बच्चे हैं। तो इस पे चारों पे अट्रैक्शन हो रहा। अब मान लो एक चला गया, उनमें से घूमने चला गया या वैसे ही चला गया, तो वही अट्रैक्शन अब तीन लोगों पे आ जाए। अब बताओ अट्रैक्शन बढ़ गया नहीं बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में परेशानी होगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, अब कम हो गए इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। इसको आप जनरल टर्म में ऐसे याद कर लो कि In+1 ग्रेटर देन I। अब n की जगह आप 1 रख दो तो आ जाएगा क्या, I2 ग्रेटर देन। यहाँ 2 रख दो, ये आ जाएगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये होता है सेम मेटल के। ये बात ध्यान रखना, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। तो सेम मेटल के लिए ये फंडा हमेशा अप्लाई होगा, कभी भी बदलेगा। लेकिन अगर मैं एलिमेंट बदलता चला जाऊं तो फिर एक्सेप्शन बनते चले जाएंगे। लेकिन एक ही मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन बार बार निकलते रहें तो हमेशा यही फंडा एप्लीकेबल हो कि बाद वाली आयोनाइजेशन उससे पहले वाले से ग्रेटर हो रहा। सक्सेसिव आयोनाइजेशन। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको फैक्टर्स बताते हैं। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं।
पहला तो आपको मालूम ही है न्यूक्लियर चार्ज, या आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत आसान फंडा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला ध्यान रख लो, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। Q1 Q2 और R स्क्वायर। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज के क्या है, जेड के, डायरेक्टली। न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वो न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है, वो होता है जेड इंटू ई। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा है एटॉमिक रेडियस। देखो यही फार्मूला बता रहा है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयोनाइजेशन भी कम होगा। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या है, डायरेक्टली। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का साइड से क्या रिलेशन है, इनवर्स। इसका मतलब साइज इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो इस फार्मूले को ध्यान रखेगा ना, वो न्यूक्लियर चार्ज, रेडियस, इन सब से 1 मिनट में रिलेशन बता देगा। ठीक है। तीसरा है पेनिट्रेटिंग पावर। आप बताइए, ये न्यूक्लियस है, इसको पेनिट्रेट कौन कर पाएगा, जल्दी सोचिए। इसको कौन इसमें पेनिट्रेशन मतलब घुस पाएगा, जो इसके बगल में होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा। जो बगल में है उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। ये सामने आपको निशाना लगाने को कोई कहे तो जो बगल में खड़ा है बिल्कुल निशाने वाली चीज से, वही तो जल्दी निशाना लगा लेगा। तो आप SPDF को देखें तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी, एस। ये होता है पेनिट्रेशन पावर, है ना। तो पेनिट्रेशन पावर जिसकी ज्यादा है, जो न्यूक्लियस के बगल में। तो बताइए न्यूक्लियस के बगल में है, इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन उसी में हो रहा हो। भाई जो इसके बिल्कुल बगल में है न्यूक्लियस के, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पेनिट्रेटिंग पावर के डायरेक्टली। ठीक है। या ऐसे बोल लो साइज के इनवर्सली है, जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, न्यूक्लियस के बगल में है, उसका साइज क्या है, कम है। साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के बगल में, उसकी रेडियस कम है ना, ऐसे भी कह सकते हैं। और ये रिलेशन हमने आपको पहले ही बता दिया, ये लिखा हुआ। चौथा फैक्टर आप देखोगे वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो 3 फैक्टर तो ये रहे। फोर्थ है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है, बिल्कुल वही बात है, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसको शील्ड जो है, कौन बचा पा रहा है दुश्मन के हमले से। तो मान लो ये कोई बहुत बड़ा नेता है, तो इसको कौन बचा पाएगा, ये पहली लेयर है, कमांडो लगे हुए। फिर मान लो लोकल पुलिस है, फिर उसकी पर्सनल पुलिस है। तो जो इसके बिल्कुल बगल में, वो इस न्यूक्लियस को स्क्रीन कर पाएगा, बचा पाएगा, शील्ड कर पाएगा। तो बताइए इसका साइज क्या कम है। इसका मतलब ये ऑर्डर
न्यूक्लियस के बगल में कौन है, एस, तो इसकी शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा। और ये आप अभी भी पढ़ चुके हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के क्या था, इनवर्सली। तो साइज कम होगा तो शील्डिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो शील्डिंग पावर समझ में आ गई आपको। शील्डिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी है, एस। डी और एफ की तो पुअर स्क्रीनिंग हो। तो शील्डिंग ज्यादा होगी तो ये सब पकड़े रखेगा बगल में, पकड़े रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में परेशानी होगी। तो शील्डिंग ज्यादा है, इसका मतलब आयोनाइजेशन भी ज्यादा है। तो ऐसे ये इफेक्ट देखे जाते हैं, सारे फैक्टर्स आप ऐसे समझ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे एक्सेप्शन बनते हैं। इसमें ये फंडा ध्यान रखना है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती है या फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होती है। इसी से निकलेंगे क्वेश्चन, है ना। जैसे हाफ फील्ड से मतलब ये है, जैसे आप जानते हो ये पी सब शेल। अब हाफ फील्ड का मतलब है इसमें एक एक भरा हो। जैसे डी है, तो डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होती हैं, 5। इनमें एक एक भर दो। तो हाफ फील्ड का मतलब है पी वाले में 3 हो, या डी वाले में 5 हो, या एफ में 7 हो, तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहलाते हैं। फुल फील्ड का मतलब है पी में आप कितने फिल कर सकते हैं, सब में 2 2 2, डी में 10, एफ में 14, तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल। और अगर मान लो दो आपको एटम दे दिए जाएं, एक हाफ फील्ड एक फुल फील्ड, तो फुल फील्ड को प्रेफरेंस देती है। फुल फील्ड वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है ना। और आप जानते हो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने ही नहीं देगा। भाई जो ज्यादा स्टेबल आदमी है, जो अपने आप में स्टेबल है, जो कहता है मेरा पेट भरा हुआ है ना, जैसे किसके घर में 8 आदमी है, यही तो होता है एटम में। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल है। और आप चाहो उसमें से एक आदमी को हम ले जाना चाह रहे हैं 8 में से, तो बाकी 7 आपको ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे अंदर स्टेबिलिटी रहे। और स्टेबिलिटी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो स्टेबिलिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो जो हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबल ज्यादा होंगे तो उनकी आयोनाइजेशन भी ज्यादा होगी। अब ये देख लो, फिर मैं इसके ऊपर आपको एक एक करके ट्रेंड्स बताता हूँ, हाँ, कि अलोंग द पीरियड क्या होता है या डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जाने पे कैसे कैसे ये वेरी करता है। ठीक। अब मैं आपको जनरल ट्रेंड्स बताता हूँ इसके। देखिए, तो पहले हम लेंगे अलोंग आ पीरियड। ठीक। तो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। अगर आप यहां पर ले लें इस तरीके से, ठीक, तो आपको मालूम ही है पीरियड्स के अंदर यूं जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है साहब, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज होता है Ze। ये क्या है, Z। जैसे इसका कोई पूछे न्यूक्लियर चार्ज क्या है, 5e, इसका 6e। तो आगे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही। तो
तो आगे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। और अगर हम जाएं नीचे की तरफ तो क्या होगा? नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है। और साइज का रिलेशन क्या होता है आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जानते हैं, इनवर्सली। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या रिलेशन है? डायरेक्ट, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन कम होगा। तो नीचे जाने पर आयोनाइजेशन कम होती है और यूं जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो आप सोचिए, अगर कोई चीज यूं जाने पे बढ़ रही है और यूं जाने पे कम हो रही है, तो इधर वाले की क्या होगी? मैक्सिमम। और यहाँ कौन आता है सबसे ऊपर? हीलियम। और नीचे जाने पे कम हो रही है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप में देखें, ये होता है इस तरीके से, है ना। तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन कम हो रहा है। तो बताओ, इसका लीस्ट हो गया और इसका मैक्सिमम हो गया। तो आप लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है हीलियम के लिए और मिनिमम होता है सीसीएम। हो गया क्लियर? ये पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर आप अलोंग द पीरियड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ये देखो बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आप समझदार हैं, ये रिलेशन पहले ही पढ़ चुके हैं आप। तो आयोनाइजेशन भी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए इसकी मैक्सिमम। नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन कम हो जाएगा। नीचे जाने पे कम हो रहा है, इसका मतलब अगर आप फर्स्ट ग्रुप में देखें तो नीचे जाने पे ये आता है सीसीएम, तो इसका लीस्ट हो जाएगा। इधर जाने पे बढ़ रहा है तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा। हो गया क्लियर? लिख लो। अब इसमें मैं आपको एक्सेप्शन बताता हूँ। देखिए, अगर मैं पीरियड की बात करूं, मान लो मैंने सेकंड पीरियड ले ली, तो क्या आता है इसके अंदर बताइए? इस तरीके से चलेंगे। तो अगर सेकंड पीरियड को देखें, है ना, तो आपने क्या देखा? जब आप आगे गए तो क्या हुआ? चाहो तो इसको भी ले लो आप, लिथियम को। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आगे जाने पर अभी अभी पढ़ा था, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती बढ़ती है। इसका मतलब इसका ट्रेंड ये होना चाहिए, पर ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें दो जगह पे एक्सेप्शन आता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। यही क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन बेरिलियम, जबकि आगे जाने पे बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका ज्यादा होना चाहिए इससे, पर होता उल्टा है ना। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप इनका कॉन्फ़िगरेशन कर लो। इसका होता है 4, इसका 5, तो 1s2 2s2। इसका होता 5। तो बताओ, इसके आउटर मोस्ट शेल में एस है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल फिल्ड है। इसके आउटर मोस्ट में पी है, तो पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ। तो ये ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड है, लेकिन ये फुल फिल्ड है। तो आपने पढ़ा है, ये क्या होगा? मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो ये तो ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड, तो ये वाला मोर स्टेबल है। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो समझ में हो रहा कि आगे जाने पे बढ़ना चाहिए था, इसका ज्यादा होना चाहिए था इससे, पर होता इसका ज्यादा। कारण समझ के? बिल्कुल यही कारण इन दोनों के बीच में है। कैसे? इसकी ज्यादा होती है इससे, वाई। तो वही है रीजन कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन कर लो आप। ये एटॉमिक नंबर, इसके बाहर आता है 2p3, इसके बाहर आएगा 2p4। तो 2p3 का मतलब है हाफ फिल्ड, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। और इसमें ना हाफ फिल्ड है ना फुल फिल्ड। ठीक है, ये दो हैं, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। तो
ये हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड है तो कैसा होगा, मोर स्टेबल। और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसका आयोनाइजेशन ज्यादा होता है, तो ये इसकी आयोनाइजेशन ज्यादा है, इसकी कम। तो समझ में आ गई ये दोनों एक्सेप्शन सेकंड पीरियड में। यही बिल्कुल चीज थर्ड वाले पीरियड में होती है। थर्ड पीरियड में कौन आता है, ये देखिए। पहले तो इसको लिखने हैं। तो जनरल ट्रेंड तो ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए, और जो एक्सेप्शन इसके अंदर था इन दोनों में और ये वालों में, वही इसके अंदर आएगा। रीजन सेम आप जानती हैं कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी यों जाने पे बढ़ती है, तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी मैग्नीशियम से, पर मैग्नीशियम की ज्यादा हो। है ना, कारण वही है कि मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 30। कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 ऐसे करके, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 3s। इसमें आ जाएगा 3p1। अब देखो S2 का मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है और P पार्शली फिल्ड है। जो फुल फिल्ड है वो मोर स्टेबल, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन भी ज्यादा होती है। तो बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर लगाएंगे आप सेकंड वाले में जो लगाए थे, तो वैसे ही में लगाएंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर यहाँ तक, देखिएगा। तो इसको समझते जाइए और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसमें अगर हम आगे देखें तो एक क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है कि आप कंपेयरिंग करवाएं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो देखिए, अगर मान लो आपने ऑक्सीजन ले ली और यहाँ नाइट्रोजन ले ली, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करा आप 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p3। आपको एक आपसे कहे ये ऑक्सीजन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दो, फर्स्ट आयोनाइजेशन का मतलब यही होता है, तो ये बन जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दो, तो ये बन जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन। तो बताओ फर्स्ट आयोनाइजेशन ओ की ज्यादा है या एन की, अभी अभी पड़ी थी आप। तो ये कैसा आ रहा है, हाफ फिल्ड। ये कैसा है, पार्शली फिल्ड। तो जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होती हैं, मतलब 3 भर जाएं या 6 भर जाएं, वो ज्यादा स्टेबल होती हैं, उनकी आयोनाइजेशन ज्यादा होती है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाला है तो वो किसका ज्यादा आ रहा है, एन का। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। लेकिन जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसमें से, तो बाहर क्या रह जाएगा, 2p3। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या रह जाएगा, 2p2। अब इसमें से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन आप निकालें, इसको कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप सोचो, अब किसमें से डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन निकालना, अब ये हाफ फिल्ड हो गया और ये पार्शियली फिल्ड, ना हाफ फिल्ड ना फुल फिल्ड। अब बताओ किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, इसमें से, ये ज्यादा स्टेबल है हाफ फील्ड। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो आप देखोगे वो आपको दिखाई देगी ऑक्सीजन की ज्यादा। तो सेकंड वाली ऑक्सीजन की ज्यादा होती है और फर्स्ट वाली जो थी वो नाइट्रोजन की। क्लियर हो गई पिक्चर एकदम, ये क्वेश्चन पेपर में खूब पूछा जाता है, लिख लें इसे। अब इसी में आप एक क्वेश्चन और देखिए।
तो ऐसे आप किसी की भी कंपेयरिंग करा सकते। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, आप क्रोमियम की और मैग्नीज की चेक करो। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और मैग्नीज का होता है 25। कॉन्फ़िगरेशन करो इसका। 18 जल्दी करने का तरीका है, एक्सेप्शन होता है, ये तो कई बार पढ़ चुके हैं। ये एक्सेप्शन, मैग्नीज का पढ़ेंगे तो 18 और ये आ जाए, ये एक्सेप्शन नहीं। अब इसमें से आपसे किसी ने कहा कि क्रोमियम में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कराइए, वही तरीका जो अभी अभी पढ़ा, तो ये बन जाएगा। अब आप बताइए इसमें से, ये तो दोनों में सेम है 3d5 3d5, इसमें से और इसमें से किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है? ये हाफ फिल्ड, ये फुल फील्ड। तो अभी मैंने बताया था अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड आ जाए तो फुल फील्ड को प्रेफरेंस देते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो मैग्नीज की ज्यादा हो जाएगी। हो रहा है क्लियर? क्योंकि ये फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, तो ये मोर स्टेबल होता है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीज की ज्यादा है क्रोमियम से। लेकिन आप देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इसके बाहर क्या रह गया 3d, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया तो ये बचे। अब आप ये बताओ ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? हाफ फील्ड, ये तो नहीं। तो आप कहोगे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत खतरनाक होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेगा, है ना? तो इसका मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्रोमियम की ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हाफ फील्ड है। तो इसी की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की ज्यादा होगी। तो ऐसे आप कॉन्फ़िगरेशन करके किसी को भी देख सकते हैं। इसे लिख लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हो गया यहाँ तक क्लियर? और अगर हम इसको सीखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो अक्सर कर बच्चों से गलत हो जाता है, वो ये है कि मान लीजिए आपके पास एक यहाँ कोई एलिमेंट ले लिया, है ना, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, जैसे नाइट्रोजन ले ली। इसमें आपने क्या करा, 1s2 2s2 2p3, और इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया, तो क्या रह जाएगा? 1s2 2s2 2p2। अब आपसे कोई पूछे इन दोनों में बताओ किसकी आयोनाइजेशन ज्यादा है, तो आप सोच रहे हैं कि ये हाफ फील्ड और ये हाफ फील्ड नहीं, तो इसकी आयोनाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए, जैसा भी करके आए हैं पहले, पर ये गलत हो जाए। क्योंकि देखो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एलिमेंट सेम है तो हमेशा फंडा यही वाला काम करेगा, ये ध्यान रखिए। एक ही मेटल के लिए ये फंडा काम करता है, इसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड नहीं देखा जाता, हमेशा यही रहेगा। और इसका आंसर वही होगा कि बाद वाली ज्यादा होती है पहले वाले से, इसको नहीं देखेंगे। तो आप कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन ज्यादा होगी पहले वाले से, ये I1। हो गया क्लियर एकदम पिक्चर आप? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि अगर मेटल सेम है, देखो पहले हमने देखा था बोरॉन, उसके संग बेरिलियम, नाइट्रोजन के संग ऑक्सीजन, तब तो हाफ फील्ड फुल फील्ड देखती है। लेकिन एक ही मेटल रहे तो हमेशा वही होगा कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन में, ये वाला फार्मूला ध्यान रखना, इसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड नहीं देखा जाता है, बार बार समझा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे ग्रुप की। अगर हम डाउन द ग्रुप चलें तो उसमें भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। तो डाउन अ ग्रुप, जैसे मैं बात करूंगा पहले 13th ग्रुप,
13th ग्रुप क्या होता है? बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। ये याद करने का तरीका। अगर आप यहाँ पर 14th ग्रुप को लें तो वो क्या होता है ना? आपने सुना होगा 14 कार्बन फैमिली कहलाती है। तो क्या होता है? कहें सीता जी सुनो प्रभु, ऐसे याद करते हैं, आसान आसान तरीके लोगों ने बनाए हैं। तो आप जानते हो नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, और साइज आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली होती है। इसका मतलब नीचे जाने पर आयोनाइजेशन कम होती जाएगी। तो हमारे हिसाब से तो ऑर्डर ये आएगा कि इसकी सबसे ज्यादा, ये तो इसका ऑर्डर होना चाहिए। नीचे जाने पे आयोनाइजेशन कम हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। और आप देखोगे ये ट्रेंड जो है, नीचे जाने पर आप जानते हो इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है ना? तो इसमें ऐसे ध्यान रखते हैं, ये डब्ल्यू बन जाएगा ऐसे, इससे थोड़ा नीचे ये ग्राफ आ जाता है आयोनाइजेशन और एटॉमिक नंबर। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? बोरोन का, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, और फिर, लेकिन इस वाले से इसका पीक थोड़ा नीचे, तो बस डब्ल्यू बना लो आप। ठीक है, तो इसमें नंबर याद रखिए, ये नंबर इसमें आपको याद रखना। ये ऑर्डर होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना? तो पहला तो सबसे ज्यादा ही, फिर आएगा इसमें थैलियम, देख रहे हो ना ये पीक पे, उसका थोड़ा कम ये, फिर उसके बाद ये नीचे उससे, फिर एल्यूमिनियम, और ये सबसे नीचे, है ना? इंडियम सबसे नीचे। तो ये ऑर्डर याद रखो, गड़बड़ नहीं होगी आपसे। ये ग्राफ आता है, डब्ल्यू बना हुआ है। इन दोनों के पीक में डिफरेंस याद रखिए, ये ज्यादा ऊपर है, ये थोड़ा कम है इससे। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है वो आप समझ लो पहले, क्योंकि इसमें होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका साइज बहुत कम हो जाता है, और साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये कोने में ना होकर आगे आ जाता है। हो गया क्लियर? और इसमें क्या होता है? इसमें होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ये इसका आता है, और इसमें देखोगे डी और एफ ले लो, 3 छोड़ो, इसका डी कंप्लीट है, इसका एफ कंप्लीट। तो इन दोनों में पुअर स्क्रीनिंग होती है, जिससे इनके अंदर साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है ना? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या ऐसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के, तो साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी, तो इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इसमें ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग होती है एफ वाले में, तो इसका साइज बहुत कम हो जाता है, तो इसकी आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये आगे आगे आए गैलियम से। ठीक है, तो ये तो आपने 13th का पढ़ा। 14th में देखोगे तो इसमें केवल एक परिवर्तन होता है, ये वाला, क्योंकि इसमें वही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज सिकुड़ गया है, साइज कम हो गया है, तो इसका आयोनाइजेशन ज्यादा हो जाता है इस वजह से। इसमें आप ध्यान रखिए, जो सीक्वेंस था नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा था, आयोनाइजेशन कम हो रहा था, तो इसका आंसर तो लीगली ये होना चाहिए, आयोनाइजेशन का ट्रेंड। पर केवल एक एक्सेप्शन होता है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। असलियत में इसका जो ट्रेंड है, बस ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। कोई पूछे तो आप लिख देना ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हो गया क्लियर एकदम? तो डाउन द ग्रुप में 13th और 14th, इनमें आप समझ लीजिए क्या चेंजेस आते हैं। हो गया यहाँ तक क्लियर? तो इसको ढंग से पढ़िएगा, इसके बीच में छोटे छोटे बहुत सारे एक्सेप्शन बनते रहते हैं जो आपको बताए जाते हैं। तो आपने नेट जो चीज पढ़ा, समरी के तौर पे बता दें कि आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली, साइज के इनवर्सली है, पेनिट्रेटिंग पावर इसके डायरेक्टली,
जितनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगा न्यूक्लियस के पास होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आयोनाइजेशन ज्यादा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्टेबिलिटी के डायरेक्टली। तो ये 5 फैक्टर आपने समझे इसमें, इनको विशेष रूप से याद रखिएगा और इसको ब्रैकेट में बना के रखो, जिससे आपका पूरा अटेंशन इसके ऊपर। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। जैसे ये मान लो एक एलिमेंट ए, बी है, सी है, डी है, ऐसे करके, है ना, कुछ डाटा है वो हम ले लेते हैं इसके अंदर। मान लो ये दिया है फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद मैंने क्या देखा, इसमें एकदम चेंज आ गया, ये कितना पहुंच गया। उसके बाद कुछ भी चलता रहा, है ना, ऐसे करके कुछ भी आप। लेकिन ये देखो इसके बाद फर्स्ट आयोनाइजेशन तो कम है, लेकिन सेकंड वाली एकदम जंप मार गई, लगभग 10 टाइम्स। समझे? तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप कह सकते हो ये एल्कली मेटल, जैसे सोडियम, लिथियम, इस टाइप। अगर दो के बाद चेंज आए, मान लो ये वाला लिखा हुआ है 550, वैसे ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, और ये है मान ले 1000, और यहाँ सीधे 4000 या इतना हो जाए, तो आप देख रहे हो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। इसका दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसका मतलब एल्कलाइन अर्थ में। अगर 3 के बाद ऐसा हो जाए, मान लो ये इतना है, ये इतना है ना, और ये लगभग इतना है, उसके बाद अगर एकदम जंप मार के ऐसे हो जाए, देखो इनमें ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन इसमें देखो कितना चेंज आ रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो आप समझ गए ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा आ रही है। तो आप कहोगे ये फर्स्ट ए का मेंबर, ये सेकंड ए का, ये थर्ड ए का, और 4 के बाद आ जाए तो समझ लेना ये वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इससे ये भी मालूम कर सकते हैं, यहाँ देखा करो एकदम इसमें ड्रास्टिक चेंज कहाँ पर आता है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चेंज आ रहा है फर्स्ट, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, एकदम जंप मार रहा है, तो सेकंड हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, लिख लेने से। हो गया क्लियर? अब देखेंगे हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या रिलेशन, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक करेक्टर। देखिए यहां पर आपके पास किस तरीके से पीरियोडिक टेबल होता है, सबको मालूम। तो बताइए आगे जाने पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो इधर कौन होती हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेंगे तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को ही मेटेलिक करेक्टर कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मेटेलिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली है, इनवर्स। क्यों? देखो, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करोगे उतना बढ़िया मेटल होगा। तो इधर कौन है, मेटल, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अब आगे जाने पे आप जानते हो नोबेल गैसेस की आयोनाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल। तो आगे जाने पर आप देखोगे मेटेलिक करेक्टर गिरता चला जा रहा है, या ऐसे बोल दो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाता है।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटेलिक करेक्टर वालों की ज्यादा हो। तो मेटेलिक करेक्टर का मतलब समझ गए आप, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो कहलाती है मेटेलिक करेक्टर। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, हमें एनर्जी ज्यादा लगानी नहीं पड़ रही, तो उसका मेटेलिक करेक्टर ज्यादा। तो ये क्लियर हो गया। तो यूं जाने पर मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है क्योंकि आयोनाइजेशन बढ़ रही है, ये यूनिवर्सली हो। ठीक। अब आप जानते हो जो मेटल है उसके जो ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है। आप कहेंगे क्यों होती हैं? एक देख लीजिएगा, ये मेटल का ऑक्साइड है, आप इसे वाटर में डाल दो तो ये बेस बना दे। तो वाटर में डालने पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि कोई भी ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक। जैसा मान लो मैं आपसे कहूँ ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है सल्फर, कैसा है? पानी में डाल, क्या बन गया? एसिड। ऑक्साइड को वाटर में डालो, अगर एसिड बने इसका मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड बेसिक। तो यूं जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा था? कम, है ना, आयोनाइजेशन बढ़ रही थी यूं जाने पर, तो मेटेलिक करेक्टर कम। तो जो मेटेलिक करेक्टर के संग होता है वही बेसिक करेक्टर के संग होगा, बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड। तो यूं जाने पर मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है तो बेसिक करेक्टर भी कम होता जा रहा है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ है BeO, ये लिखा है CO2, ये लिखा है N2O5। तो यूं जाने पर बेसिक करेक्टर आपको बताना है। तो बताइए बेसिक करेक्टर यूं जाने पे क्या होता है? कम। इसका मतलब इसका सबसे ज्यादा हो रहा है। क्लियर? तो ध्यान रखिए, यूं जाने पर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। और आपको मालूम ही है नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होती हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो यूं जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा। एसिडिक करेक्टर बढ़ता है कहां पर? एलोंग का पीरियड जाने। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है। अब इन तीनों में बताओ कौन ज्यादा एसिडिक, है ना? तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। और ये जो जाने पे क्या होता है? इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हो गया? ये आंसर हो गया, एसिडिक करेक्ट। हो गई एकदम पिक्चर क्लियर। यूं जाने पर बेसिक करेक्टर कम होता है, यूं जाने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। यूं लिख लो आप, एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली। ये फंडा हमें याद रखना, इससे सारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार करें। ये लिख लीजिएगा आप ढंग से।